for the nomenclature of projects is as under. Construction of 50-bedded additional block at SDA Sundarbani. Setting up of dialysis unit at SDA Sundarbani. Number 3, design, supply, installation, commissioning and DSICT ETP of 5 KLD capacity at Government GHC Kalakot Rajouri. The financial details of projects are enclosed as Annexure A to this reply. The project under execution are regularly being monitored. Delays, shortfalls noticed or reported to the executing agency to pace up execution as to ensure the utilization of funds and completion of buildings in the fixed timelines. सर, आपके माध्यम से मेरा क्वेश्चन है हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से। सर, CHC कालाकोट जो जिसकी कैपेसिटी है 20 बेड हॉस्पिटल है, उस पे एक बेड 3 पेशेंट जो है वो शेयर करते हैं और सख्त जरूरत है उसको अपग्रेड करने की, SDH का दर्जा देने की। और यहाँ तक ताल्लुक है सिर्फ एक एक्सरे टेक्नीशियन वहाँ पे काम कर रहा है पूरे कालाकोट में, उसमें 63 भी है, मुगला भी है। सर, मेरी रिक्वेस्ट है मैडम से कि भाई मेहरबानी करके 1-2 एक्सरे टेक्नीशियन दिए जाएं, साथ में SDH जो है उसको SDH CHC को SDH का दर्जा दिया जाए। सर, एक 63 हॉस्पिटल है वो CHC है, उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, वो रेडी है, उसमें सिर्फ स्टाफ और स्टाफ की जरूरत है। तो मेरी आपके माध्यम से मैडम जी से रिक्वेस्ट है कि भाई मेहरबानी करके ये इसका थोड़ा संज्ञान लें। चलिए, कोई बात नहीं। सर, कि हाँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक जो कंस्ट्रक्शन ऑफ 50 बेडेड एडिशनल ब्लॉक एट SDH सुंदरबनी, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, UT कैपेक्स में है। अप्रूव्ड कॉस्ट इसका है 1857 और इसके जो SDH सुंदरबनी है, कालाकोट की बात कर रहा हूँ, CHC कालाकोट है, उसको अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड, जहाँ तक अपग्रेडेशन की बात है सर, अपग्रेडेशन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है, जैसे आप सब कभी अक्सर यहाँ बेशतर कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है या स्टाफ अवेलेबल नहीं है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी फिलहाल यही रहेगी सरकार की कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसको फिलहाल मजबूत बनाएं ताकि वहाँ अच्छा से अच्छा इलाज मिल पाए। और जब ये हम कंप्लीट कर पाएंगे उसके बाद जब भी अपग्रेडेशन होगा और एज पर नॉर्म्स अगर आपका वहाँ SDH जो भी है या CHC है, अगर वो फुलफिल करता है क्राइटेरिया को, तो उस वक्त जरूर उसको भी जब अपग्रेडेशन होगा उसको भी उस वक्त एग्जामिन किया जाएगा। तो PHC 63 है, उसकी बिल्डिंग CHC की बनी हुई है, लेकिन कैपिटल इवेंट्स किया हुआ है, पता नहीं 10 साल से कब से। तो उसको प्लीज मेहरबानी देखें, उसको CHC का दर्जा दे दें ताकि कम से कम आगे रूरल एरिया के 75% से ज्यादा पब्लिक जो है, लोग जो है रूरल एरिया में रह रहे हैं। तो मेहरबानी करके ताकि उसको देखा। आपने दे दिया जब की बात कर रहे हैं। अगर सर आपको याद होगा ये सवाल पहले भी आया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैंने पहले ही कहा था कि 14 से पहले जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कैबिनेट की सदारत कर रहे थे, उस वक्त 825 के करीब जो स्कूल्स हैं उनको और हेल्थ सेक्टर में अपग्रेडेशन हुई थी, काफी ज्यादा 825 के करीब। लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट 2014 में बनी, PDP और BJP की सरकार जब आई, उसके दौरान जो है तभी ये 825 का ऑर्डर जो है उसको इल्तिबा में रखा गया है। और उसके लिए अभी काफी हद तक फिर क्रिएशन है, बाकी अगर उस वक्त किया होता तो आज ये किसी हद तक आगे चला गया होता, लेकिन ये रोक लिया गया है उस वक्त। लेकिन अब जब अपग्रेडेशन होगा उस वक्त इस ऑर्डर में भी जो 825 के करीब है उनको भी देखा जाएगा। अगर आज के डेट में
वहां पे फुलफिल क्राइटेरिया में करते हैं, तो उस वक्त जो है ये जो पहले के 825 है जो इल्तिमा में रखा गया, उस वक्त उनको भी देखा जाएगा कि उस वक्त आज के डेट में कौन सा क्राइटेरिया में आता है, कौन सा नहीं आता है। जो आएगा जब अपग्रेडेशन होगा उस वक्त उसको भी एग्जामिन किया जाएगा। मिस्टर तनवीर सादिक साहब, बस आ गया, आपका जवाब आ गया। AQ 692 मिनिस्टर इंचार्ज पब्लिक वर्क्स। Honorable Speaker, sir, AQ number 692. Part A, the road stretches are old amendments developed several decades ago with limited rights of way. With the substantial increase in the traffic volume, urbanizations and commercial activities, congestion is experienced particularly during peak hours. However, routine maintenance and necessary repairs are being carried out periodically to ensure traffic ability and road safety. Preliminary assessment for improvement oblique widening of select stretches have been undertaken. Comprehensive widening in most cases entitled substantial and land acquisitions, shifting of utilities and removal of encroachments requiring interdepartmental coordination. The land acquisition process has also been affected in certain stretches due to court litigations, thereby impacting progress. The present status of various corridors is as under. Nushara to Sola. The sad stretch form part of the already approved KZB road widening program. Structures near Nalbal Bridge stand acquired. Acquisition of remaining structures shall be taken up after settlement of negotiation in the high level committee and finalization of pending court cases. Sada Kadal to Ashia Bagh SMS Road survey for widening is presently underway for a length of approximately 1.7 kilometer. The proposal emphasizes widening of carriageway from 7.50 meters to 21.00 meters. The detailed project report shall be submitted after completion of survey and feasibility formalities. Devi Angan Aval Road. The preliminary project report for widening of the upgradations have been prepared by Chief Engineer RNB Central Kashmir under CRIF scheme for an estimated cost of rupees 31.25 crores, including land acquisition and utility shifting cost of rupees 30 crore and development cost of rupees 1.25 crore. For a length of 1.40 kilometer, the project shall be taken up upon approval under the scheme and subject to the availability of funds. Alamgiri Bazaar Chowk, the project stands approved under UT sector 2025-26 for an amount of rupees 335.00 lakh, which includes acquisition of 5 structures and administrative approval of the technical sanction and shall be considered subject to the availability of funds. Mirza Kamil Sahab, MK Sahab Chowk Junction redesigning stands approved under UT sector 2025-26 for an amount of rupees 135.00 lakh. The DPR is under process for card of administrative approval of the technical sanction. Part B, the government is cognizant of the traffic congestion issue in downtown Srinagar and the necessity of ensuring smooth movement of ambulances, fire services and other emergency vehicles. Roads upgradation and improvement works are being undertaken in a phased junction and based on traffic density, public safety considerations, land availability and financial feasibility. Improvement works such as resurfacing, strengthening, drainage correction and junction remodeling are being executed under regular RNB grants and other infrastructure development scheme. बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब था, लेकिन इसमें एक बहुत मेजर जो प्रॉब्लम शहर श्रीनगर के साथ आ रही है और जिस तरह आपने अपने आंसर में भी बोला है कि ये बहुत टाइम से ये जो कंजेशन है श्रीनगर शहर और खासकर शहर खास में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर हम कोई जमीन या कोई दुकान लेते हैं
उनको हम कुछ पैसा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट में अपने एक एरिया कहूंगा आलमगिरी बाजार में जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, हम उसको 10 लाख रुपया देते हैं, उस 10 लाख के बदले उसको किसी भी जगह उतने पैसों की वो जगह नहीं आएगी। तो उसमें दो ही चीजें हैं सर, या तो हमें श्रीनगर शहर को बड़ा करना है, किसी जगह कॉलोनीज बनानी, क्योंकि इसमें अर्बन आपने सही कहा है, आपने अपने सवाल में कहा है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मींस दैट द अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट हैज टू वर्क विद R&B। अब सर ये बहुत टाइम से श्रीनगर शहर का जो ये कंजेशन है इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है। क्या किसी तरीके से गवर्नमेंट दो चीजें कर सकती है? आपकी कल HLC एक मीटिंग हुई, वो नहीं हो पाई क्योंकि लोगों ने माना नहीं, जो वही पैसों का जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट की वजह से वो माना नहीं जाता है। सर मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि अगर हम पहले ही सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि शहर श्रीनगर में चाहे वो हम गांधरबल साइड से जाए या नारबल साइड, उधर एक्वायर करें जमीन, उधर कॉलोनीज बनाए। सर वी हैव टू नाउ गो वर्टिकल। मुझे लगता है शहर श्रीनगर में उसके लिए क्या हम वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके कोर्ट केसेस बहुत होंगे, और इसी के साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आपको बहुत जरूरी बनाने, क्योंकि आप जो भी शॉप्स ले रहे हैं उनको आप दूसरी जगह शॉप्स लेंगे तभी। क्या गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंटल चाहे हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट के साथ बैठेगी? ऑनरेबल स्पीकर सर, जहां तक इन सड़कों का ताल्लुक है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने काफी बार कोशिश की बट हमें वो जगह नहीं मिल सकी। उसके लिए जो फंड हमने रिलीज किया था वो भी हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को द्वारा रिक्वेस्ट की है, चिट्ठी लिखी है, उसमें कुछ 71.00 करोड़ रुपए जो हमारे लैप्स हुए हैं कि रिवैलिडेशन किए जाएं, और जैसे रिवैलिडेशन होती है हमें अगर मिलते हैं रिवैलिडेट होकर जब होता है तो उसके बाद द्वारा हम उनके ऊपर सड़कों पे काम लगाएंगे। और जैसे तनवीर साहब ने कहा कि क्योंकि वहां स्ट्रक्चर्स काफी बने हुए हैं, लोग अपने स्ट्रक्चर्स देख के राजी नहीं है, तो लेकिन है कि कोशिश सरकार की यही रहेगी कि लोगों को मना के जितना हम कंपनसेशन उनका जायज बनता है उसको दें, और जो भी जैसे पहले भी हमने पैसे दिए हैं दोबारा फिर उस पैसे को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी हो सकेगा कोशिश हमारी रहेगी उस कंजेशन को दूर किया जाए। सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपने ये जो आलमगिरी बाजार वाला किया उसमें सर पर्सनली मैंने उन लोगों से बात करके वो उनको मनवाया, वो मान गए उस पैसे। उसी तरीके से अगर आप जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको भी इन रोड्स पे उनको डायरेक्ट करें कि जो भी ये करें, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब हम मैदान में आएंगे तो हम कोई ना तो कोई फैसला तो करेंगे अगर डिपार्टमेंट उसमें। इनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उतार देंगे सर, और जिस प्यार से ये बात करते हैं वैसे लोग मान जाएंगे सर, मैं मान जाता हूँ वो भी मान जाएंगे। चाहे कोई बात बोलिए आप। जो इशू है शायद खास का जो तंगी मेरे यंग साथी ने उठाया यहाँ पे, लेकिन बड़ी मुश्किल होता है वहाँ पे जब पीक आवर्स होते हैं। रेजिडेंसी रोड टू डलगेट बहुत कंजक्शन, कोई गाड़ी आर पार नहीं होती है। दूसरा जो वहाँ से हमारा जो सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट अगर किसी को जाना होगा वो भी मुश्किल आता है। एक सजेशन है ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब से कि इसको स्टडी किया जाए। मेरे एक सुझाव है जो कॉन्वेंट स्कूल है जो सगर माल है, सगर माल से लेकर दाना माल तक बजाय सफा कदर तक जाएगा वो सोरा, वहां से एक विंग होगी वो कमरवारी तक आ जाएगी। एक फ्लाईओवर अगर बन जाए, अगर इसमें ये करेंगे कि इसमें एक्सरसाइज करेंगे और अच्छा सा कोई आर्किटेक्ट जो इसको बिल्डिंग इसका ये होगा जान पहचान होगी उसको लाके आप स्टडी करवाएंगे, इसे लेकर सिटी को बाहर से बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, कैसे आगे 10-20 साल तक कैसे। चलिए कोई बात नहीं, हाँ बताइए आप। मेरा भी इसमें एक क्वेश्चन है, लास्ट भी मैंने भी एक उठाया है, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। जो हमारे जो लाल चौक से इन्होंने कहा ऑनरेबल मेंबर साहब ने कि जो काफी वाइडन रोड करना है जो लाल चौक से सोरा तक जाएगा, KZB रोड उन्होंने लिया था और सर्कुलर रोड, लेकिन अफसोस का मकाम है अभी सर्कुलर रोड हमें भी हो गया 1.25 साल हो गए, 1.5 साल होने को है, अभी तक उस पर कोई हमें राहत तो वहां से नहीं मिली है। जो ऑलरेडी सैंक्शन है, अप्रूव्ड है, फंड्स है, मगर अभी तक जो R&B डिपार्टमेंट वो अभी उस पर काम नहीं कर रहे
है, जैसे काका रोड है, गांव कदल है, फतेह कदल तक रोड है, और जो बॉटल नेक्स है उन पे भी काम नहीं हुआ है। परसों एक HLC हुई है, जब उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया ठीक तरह से, तो जब खान साहब ने वो फिर पोस्टपोन की, कहा कि नहीं यहाँ पे उनको कोई लॉजिक देने वाला ही नहीं। मैं गुजारिश कर रही हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, डिप्टी CM साहब से, वो देखे खुद ही उनको यहाँ बुलाए, जो R&B कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, कोर डिपार्टमेंट है जो कंसर्न है, उनसे पूछा जाएगा कि अगर हमें भी 1.5 साल हो गया कि अभी तक वो रोड वाइडनिंग का मसला हल क्यों नहीं करते। कुछ कहना है? ठीक है, आपकी जो सजेशन है, आप कहते हैं उनको बुला के ये खुद कहे, या तनवीर साहब ने कहा जिस वक्त एक करना होगा आपको तो MLAs को भी ऑन बोर्ड ले ले ताकि वो फैसिलिटेट करेंगे इसको। ये तो अच्छी सजेशन है। मिस्टर दर्शन कुमार, EQ नंबर 841, मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। EQ number 841. Part A, to ensure the provision of safe and potable drinking water to the inhabitants of Basoli constituency and to mitigate the shortage in some areas, the following measures have been undertaken by the department. The rural population is being covered under 43 schemes, 42 Jal Jeevan Mission, 1 under Nabad. Out of these schemes, 6 have been substantially completed and the remaining are at advanced stage of completion. The urban population is being served through existing water supply scheme which is being augmented under Amrit 2. Under water supply scheme, augmentations and improvement of water supply scheme in Basoli, one under Amrit 2. Sanctions to an estimate cost of 1.206 crore. While the above schemes are under execution, potable water is being supplied through existing system and tankers are passed into such wherever the needs arises. Part B, the status of water supply schemes under JJM enclosed as Annex A. Government of India has announced the extension of the mission up to December 2028. Shall be Part B and shall be completed within the extended time. Part C, the CDR security deposit performance security of works are being released as per the condition of the contract. पूछिए, आपको सवाल पूछना है कुछ? जी सर, मेरी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की 42 स्कीमें हैं। 42 स्कीमों में से अभी तक एक भी स्कीम जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें बताया गया है कि 6 स्कीमें जो है वो कंप्लीशन के ऊपर है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखेंगे तो कोई भी स्कीम जो है कंप्लीट नहीं है। पहाड़ी एरिया है हमारा और मैक्सिमम प्लास्टिक की पाइप यूज की गई है। आए दिन स्लाइडिंग हो रही है, कहीं जंगल है, आग भी लगती है, तो प्लास्टिक की पाइप वहां पे कामयाब नहीं है। मैंने बार बार डिपार्टमेंट से समय समय पर बात करी है और आए दिन वहां पे लोग आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना बुरा हाल है पानी का, क्योंकि पानी तो मेन बेसिक चीज है। आने वाले समय में अब गर्मी आ रही है तो ये जो हाल रहा हिसाब से तो लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2028 तक कंप्लीशन कर दी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर और क्या करने जा रही है कि जो आने वाले जो गर्मियों का टाइम है कि हमारे लोगों को पानी मिल सके, इसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। बाकी जो मैकेनिकल वाले जो आपके डिपार्टमेंट वाले हैं, ना उनके पास में सामान है, ना मोटरें हैं, ना उनके पास में मेन पावर है, और जो दूसरे भी डिपार्टमेंट वाले हैं ना उनके पास स्टाफ बचा है। जो डेली बेजर भी थे, जो परमानेंट स्टाफ था उनका, वो भी रिटायर होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी बुरी हालत है। और पानी तो एक मेन चीज है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन मेन पानी तो लोगों के लिए बहुत ही जरूरतमंद ये है। मेरा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि आप कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाएं कि जिसके कारण कि आने वाले गर्मियों में क्राइसिस ना हो और लोगों को पानी मिले। बसोली का सवाल। सर, ये क्योंकि JJM मिशन जो है ये प्रधानमंत्री साहब का मिशन है और पूरे देश में JJM की ये जो स्कीम थी ये 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 2024 तक इसका फाइनल स्टेज था इसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाए।
जिसकी वजह से इसकी एक्सटेंशन इसको दी गई है और 2028 तक इसका एग्जीक्यूशन पीरियड करा पाया। जहाँ तक इनकी कंस्टिट्यूंसी का ताल्लुक है सर, ये ऑनरेबल एमएलए साहब का कंसर्न सही है क्योंकि 42 स्कीमें इनकी हैं। एक नबार्ड में स्कीम चल रही है और इनका जो टाउन है वो अमृत 2 में उसका काम चल रहा है, और जो जेजेएम की स्कीमें हैं वो यहाँ बताया गया है कि वो फुली कंप्लीट नहीं है। और क्योंकि पूरा हाउस जानता है, जनाब जानते हैं कि जेजेएम में कोई पैसा आया नहीं है और जिसकी वजह से साहब काम जो है वो इल्तवा में पड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं सर, इसमें जो ही हमें कोई सिग्नल मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि 2 बार मैं भी यूनियन मंत्री साहब से मेरी मुलाकात भी रही, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी टिश्यू लेंगे, लेकिन अभी तक कोई सिग्नल वहां से आया नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है और जो ही हमें वो पैसा मिलता है हम उस पर काम शुरू करेंगे। लेकिन हाउस की जानकारी के लिए और हाउस की तसल्ली के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये चाहे ये सही है कि मिशन पर प्रधानमंत्री साहब का है, लेकिन स्कीमें हमारी है, ये स्टेट हमारी है, लोग हमारे हैं। इन स्कीमों को हम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जहां तक इन्होंने ये फरमाया कि जो हमारे मैकेनिकल जो इनका जो डिवीजन है वहाँ इनके लिए जो मशीनरी और दूसरे जो लवाजमात वहाँ चाहिए इनको, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह इनके वहाँ नहीं है। मैं जानकारी ले लूंगा सर और जो भी मुमकिन हो सका इंशाल्लाह वहाँ प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा गाड़ी जो एक टैंकर्स की सर्विसेज हम उन एरियाज में देते हैं जहाँ पानी वाटर सप्लाई स्कीम हम नहीं पहुँचा सकते हैं, टैंकर्स बाकायदा तौर पर लगे। और बाकी कोई इंशाल्लाह मुलाकात होती रहती है एमएलए साहब से, मजीद कोई बात होगी तो हुक्म करेंगे इंशाल्लाह करने के लिए दावेदार हैं। अच्छी बात, अच्छी बात। खुर्शीद अहमद साहब, खुर्शीद अहमद, नहीं ये तो मसूली का सवाल है, इसमें और सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते, पूछिए। सर AQ नंबर 345 मिनिस्टर इंचार्ज एनिमल हस्बेंड्री। सर EQ number sir 345. Part A sir, in Gulabgarh constituency 17 veterinary centers and 21 sheep extension centers are presently functional. 2 centers are being run through internal arrangements to ensure uninterrupted services. These facilities collectively cater to the healthcare needs of the livestock population in the area. Part second, sir, the detailed list of veterinary centers and sheep extension centers along with the sanctioned staff strength that each is provided in Annexure A. Part B, sir, that present the department has no proposal to establish new veterinary or sheep extension centers in Gulabgarh constituency. The establishment of new centers is considered on the basis of several parameters including livestock population, geographical conditions of the area, whether hilly, plain or isolated, and the distance from the nearest existing center. In addition, a techno-feasibility report is obtained from the concerned district officer and proposed are processed. Further, only if they meet feasibility criteria and resources are available. Meanwhile, to ensure the livestock breeders receive adequate healthcare support, the department regularly organize summer camps at highland pastures such as Dodwan, Kausarnag, Tatbal, Chandrani, Nikan, Magnagar, Gulabgarh. These camps provide veterinary service to sheep and goat breeders during the grazing season, sir. सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जानते ही हैं कि गुलाबगढ़ बहुत हिली एरिया, बड़ा पहाड़ी इलाका है जिसमें 17 वेटरनरी सेंटर और 21 शीप एक्सटेंशन सेंटर्स हैं और ये बहुत कम है सर, क्योंकि वो बड़ा वास्ट एरिया है सर। मैं गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके 17 वेटरनरी सेंटर कुछ भी नहीं है सर एरिया के हिसाब से, और आइसोलेटेड कुछ एरियाज हैं जहाँ पे है ही नहीं ये सुविधा सेंटर्स की, जिनमें बगुदा सबसे रिमोटेस्ट एरिया है सर हमारा। सल्दार है, लार है, शिब्रास है, इनमें 4 में सर कम से कम वेटरनरी सेंटर होने चाहिए। और इसी तरह शीप का भी बड़ा काम है, क्योंकि वहाँ के लोग सर इसी पशुपालन पे ही अपने शीप ब्रीडिंग पे या एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंडेंट है। तो मेहरबानी करके मेरी गुजारिश रहेगी कि नए शीप सेंटर, और जो स्टाफ की बात की गई है सर,
स्टाफ की सर बहुत कम है, 129 सैंक्शन और 60 वैकेंट पोस्ट है सर। तो मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि मेहरबानी करके ऐसे इलाकों में अपना ध्यान दें ताकि वहाँ के लोग भी अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजर बसर कर सके। और इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री में भी 72 सैंक्शन स्ट्रेंथ है और 26 वैकेंट है सर। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके स्टाफ की भी ध्यान दें और नए एक्सटेंशन सेंटर्स एनिमल हस्बेंड्री में भी और शीप हस्बेंड्री में भी हमें दिए जाए। तशरीफ रखिए मिस्टर, अच्छा आप कुछ कहना चाहते हैं? स्पीकर सर, ठीक है कि बहुत सारे ऑनरेबल एमएलएस की डिमांड है, जैसे ग्रांट्स पे भी कल हमने बात करी कि एरियाज जो है, जो खासकर पहाड़ी इलाके हैं जहां पर पोटेंशियल है ग्रेजिंग का या जहां ग्रेजिंग पैक्चर्स है, वहां ये चाहते हैं कि वहां पर शीप एक्सटेंशन एनिमल वेटरनरी के नए सेंटर्स खुलने चाहिए। हमारी रिसोर्सेज की अगर अवेलेबिलिटी होती है तो हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ स्ट्रेंथ भी बहुत कम है। अब हम कोशिश पिछले 1 साल से हम लगे हुए हैं, हमने कोशिश भी की है कि इस जमीन में हम लोग कुछ इकदाम करें और करें भी हमने। मेरे ख्याल से कमो बेश का, मैं कल भूल गया बोलना, 1200 पोस्टें जो हमने रेफर करी है रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को, चाहे उसमें गेजेटेड भी है नॉन गेजेटेड भी है। कोशिश हमारी है कि जहां पर भी स्टाफ की कमी है वो पूरी करें। और एज इफ नाउ सर हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है उतनी ज्यादा, इसलिए तमाम डिपार्टमेंट्स के सरकार का ये फैसला है कि फिलहाल हम लोग उस जमीन में नहीं जाएंगे, नई क्रिएशन में जाएंगे। पर आने वाले वक्त में इंशाल्लाह रहमान इस पर हम जरूर गौर करेंगे और जो की डिमांड होंगी इस हवाले से, शीप यूनिट्स के हवाले से या एनिमल हस्बेंड्री यूनिट्स के हवाले से हम वो पूरी करेंगे। सर जावेद रियाज, माइग्रेशन जब समर कैंप के लिए ऑर्डर किए जाते हैं शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, वो थोड़ा लेट होते हैं। मेरी सबमिशन रहेगी वो टाइमली अप्रैल के एंडिंग और मई के फर्स्ट वीक में ऑर्डर हो जाए ताकि वो स्टाफ हमारा उनके साथ ही चला जाए और जो लोग हैं उनका ज्यादा नुकसान ज्यादा ना होने से बच जाए सर। चलिए अच्छी बात आपने नोट किया ना ये। आप जावेद रियाज साहब, AQ number 244. Minister in charge industries and commerce. Honorable Speaker, sir, 2 patches of land measuring 240 canals, 150 canal plus 90 canal have been transferred in favor of the Industry and Commerce Department during 2024-25 for establishment of industrial estates at Buston, Khui and Patan. The details are as under. Name of the industrial estate, Buston, Khui, Patan, 150 canals, reference of the government, so and so. Second, Patan, 90 canal, a total of 42 applications for allotment of land in the above 2 industrial estates have been received on the J&K single window portal up to 18th of January 2026, which have been authorized by the divisional level appraiser committee as per the following breakup for their further placement before the high level land allotment committee for accord of consideration and the allotment of land as per the merit cum preference. Name of the states, I. Buston, Khui, Patan, 8 applications received. I. Patan, 34 applications received. Total 42. सर, मिनिस्टर साहब ने खुद ही मान लिया है कि सर 2 साल हो गए, इनको एप्लीकेशंस भी मिले हैं। होता क्या है सर, जब कोई नौजवान बेरोजगार अप्लाई करता है तो अगर उसको टाइम लगता है उसका मूड ही बाद में चेंज हो जाता है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, कब ये इसको फॉर्मली एस्टेब्लिश करेंगे इन दोनों इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, और कब ये जो हाई लेवल कमेटी इनकी है कब अलॉटमेंट ऑफ लैंड हो जाएगी इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट्स। दूसरी सर मेरी गुजारिश है कि दे शुड गिव प्रेफरेंस। वहां सर तीसरे दर्जे का सेब बहुत होता है 16 के में, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में सर ह्यूज जो है क्वांटिटी ऑफ एप्पल, दे शुड गिव प्रेफरेंस टू जूसेस, इसी तरह से जैम, इसी पैकेजिंग, ताकि सर वहां ही वो लोकल कंजम्पशन हो। उसके साथ ही जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है इट इज ए टूरिस्ट एरिया, वहां ही वो सर कंज्यूम होंगे वो प्रोडक्ट्स एंड उनके सक्सेसफुल यूनिट्स होंगे। दूसरी सर मेरी एक गुजारिश है, माई कॉन्स्टिट्यूंसी वहां भी सर उन्होंने लैंड ली थी लेकिन कोई पेश रफ्त नहीं, इसके साथ नहीं, वो इसके
ऑनमल स्पीकर साहब और एमएलए साहब फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कि इसके साथ साथ अपना भी जोड़ लूं, नहीं लेकिन आप अच्छा हो आपने जोड़ने नहीं दिया सर। थैंक यू सर। आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। सर जहां तक ताल्लुक है इनका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है, और क्योंकि ये रियाज देदार साहब ने ये क्वेश्चन लगाया था, और जहां तक लैंड अलॉटमेंट का ताल्लुक है इसमें ऑनरेबल सीएम साहब ने काफी इसको नोटिस किया और ये डिले हुआ है, नहीं होना चाहिए था, और अब ये जल्दी कमेटी की मीटिंग हो रही है और इसका एजेंडा बन गया है, और मेरे ख्याल और हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर ये हो जाएगा अलॉटमेंट का जहां मीटिंग है। चलिए दूसरा जहां तक ताल्लुक है कि इंडस्ट्री स्टेट्स का सर, इससे पहले बड़ा बुरा हाल था। ऑनरेबल सीएम साहब की डायरेक्शन पे काफी बार इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो ऑनरेबल सीएम साहब को मिले और अलग अलग डेपुटेशन उनकी मिली, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, और इंडस्ट्री स्टेट्स की बड़ी खस्ता हालत थी, और कुछ ऐसे इंडस्ट्री स्टेट भी थे जहां अभी कुछ डेवलपमेंट हुई नहीं थी पर प्लाट पहले अलॉट कर दिए गए। तो ऑनरेबल सीएम साहब ने वो भी डायरेक्शन दी कि पहले आपको डेवलपमेंट करनी चाहिए, उसके बाद आपको अलॉटमेंट करनी चाहिए। तो लगा कुछ चीजें थी खामियां, लेकिन आप इस 1.25 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर काफी सारी चीजें हमने चेंज की हैं, और अब हम नए स्टेट जो कश्मीर में और जम्मू में डेवलप करने जा रहे हैं, जल्दी वो 42 उनके नंबर्स हैं, उसमें इनके भी नाम हैं, तो इनको भी डेवलप करेंगे और जल्दी अब ये जो इनका इश्यूज है वो रिड्रेस किया जाएगा। डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी। सर AQ नंबर 530। मिनिस्टर इंचार्ज हायर एजुकेशन। So, AQ number 530. University of Jammu presently has 11 off-site campus approved by University Council, out of which currently 7 campuses are operational at Bhadarwah, Kashtwar, Udhampur, Riyasi, Ramnagar, Katwa and Poonch. The details of these off-site campuses indicating their year of establishment along, that is those fully operational as on date, are outlined as Annexure A. So B, the proposal concerning the creation of the post of rector, director and other teaching faculty positions in respect of the functional off-site campus is under examination in Higher Education Department. C, for the financial year 2025-6, the Higher Education Department has allotted a consolidated grant in aid amounting rupees 260 crores, and University of Jammu, for meeting its duly approved expenditure requirements, said grant in aid is released in lump sum and is not earmarked campus-wise or academic programs-wise at the level of Higher Education Department. Accordingly, the internal apportionment and utilization of funds, including allocation towards academic programs at functional off-site campus, is undertaken by the University of Jammu. The details of annual budget by the University of Jammu for running academic program on the functional off-site campus are enclosed as Annexure B. The course-wise details of sanctioned imposition faculty position with their designation are enclosed as Annexure C. E, the campus-wise details of sanctioned permanent non-teaching and support staff posts are enclosed as Annexure D. Measures are being undertaken in coordination with the University of Jammu to strengthen and consolidate academic, administrative and infrastructural functioning of the functional off-site campus, including Ramnagar campus, with the objective of ensuring a balanced academic growth, optimal utilization of resources and equitable expansion of higher education infrastructure across the UT of Jammu and Kashmir. In this regard, Higher Education Department is committed to the adoption of pedagogical practices and strengthening of a culture of research and innovation within the universities, while placing emphasis on strict adherence by the University of Jammu, the approved academic calendar, periodic monitoring of teaching, learning processes, promotion of faculty development and student-centric academic activities, phased adoption of smart classrooms and effective utilization of resources within the stipulated time frame, streamlining of offices procedures through digitization of records, prudent financial planning,
in conformity with prescribed financial norms along with the bound maintenance and upgradation of classrooms, laboratories, libraries and other facilities. सर ये मैम ने बोला कि वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट एकेडमिक्स, मगर जो एक्चुअल कंडीशन है रामनगर पहाड़ी एरिया है, और अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं लगभग 62% लिटरेसी रेट है, विच इज इवन लेस देन द नेशनल एवरेज। जो रामनगर कैंपस जम्मू यूनिवर्सिटी का है 220 कनाल में बना हुआ कैंपस है, with all required infrastructure, academic, hostel, everything। 2 सब्जेक्ट्स 2008 में वहां में मैम इंट्रोड्यूस हुए थे, एक एमसीए और एक सोशियोलॉजी। फ्रॉम लास्ट 2 years एमसीए हैज नो एडमिशन, लिटरली एमसीए वहां बंद हो चुका है। और जो सोशियोलॉजी है उसमें भी जो एज पर वैकेंसीज है कभी सीट फुल नहीं होती, लिहाजा वहां पे उन कोर्सेज को ओपन करने की जरूरत है जिसकी डिमांड रामनगर में है, जैसे वो एमए इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, या फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, या स्किल बेस्ड कोर्सेज। क्योंकि मैम बना बनाया सेट है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप खुद जानते हैं कि एक कॉलेज को हमें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगभग हमें 20 साल लग जाते हैं। तो लिहाजा मैंने डिमांड की थी, वहां पे कोई भी परमानेंट पोस्ट नहीं है, ना तो डायरेक्टर की पोस्ट परमानेंट है, ना प्रोफेसर की है, ना एसोसिएट की, ना असिस्टेंट प्रोफेसर की। लिहाजा मैंने रिक्वेस्ट की थी जो डायरेक्टर है सारे कैंपसेस में परमानेंट डायरेक्टर की जरूरत है, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी से डेपुटेशन पे टीचर्स जाते हैं, वो फुल टाइम वहां नहीं रहते। एज सच हमारे जितने भी साथ के साथ ऑपरेशनल कैंपसेस हैं वहां पे उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। लिहाजा मैंने रिक्वेस्ट की है कि कम से कम 7 पोस्ट रामनगर कैंपस में दी जाए, ताकि जो एरिया स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं हम वहां पे वो स्टार्ट कर पाए। क्योंकि मैम जो कॉलेज के बाद हमारा ड्रॉप आउट रेट है इट्स ऑलमोस्ट 95%। 2 कॉलेजेस हैं, जीडीसी बसंतगढ़, जीडीसी रामनगर। जितने भी बच्चे वहां से ग्रेजुएशन करते हैं उनको पीजी करने को पास में नहीं मिलती। कुछ एडमिशंस हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी में होती हैं, बाकी जो बच्चे हैं आइदर दे आर फोर्स्ड टू गो। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, 7 के 7 कैंपसेस और स्पेसिफिकली जो रामनगर कैंपस है वहां पे परमानेंट डायरेक्टर की पोस्ट और एटलीस्ट 7 टीचिंग पोस्ट, ताकि हम इन कैंपसेस को वाइबल बना सके। मैम से एश्योरेंस चाहता हूँ। आगे जो इनका क्वेश्चन था उसमें शायद इन्होंने बी पार्ट तो देखा होगा, जिसमें ये बात करते हैं रेक्टर डायरेक्टर की। ये मैंने कह दिया है अपने बी पार्ट के जवाब में। द प्रपोजल कंसर्निंग क्रिएशन ऑफ द पोस्ट रेक्टर, डायरेक्टर एंड अदर टीचिंग फैकल्टी पोजीशन in respect of the functional offsite campuses under examination in higher education department। ये हम ऑलरेडी एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सर जब ये ऑफ साइट कैंपस जो हैं जो दिए गए हैं, जैसे बदरवा कैंपस 2006 में हुआ था, इसी तरह कठुआ कैंपस 2006 में, उधमपुर कैंपस 7 में, इसी तरह कशवार कैंपस 8 में, पुंछ कैंपस 2008 में, रियासी कैंपस, रामनगर कैंपस, पपनी टॉप कैंपस, सुरनकोट कैंपस जो 2008 में अनाउंस हुए हैं, डोडा कैंपस वो अभी तक वो फंक्शनल नहीं है अभी तक। लेकिन जहां तक इनका कहना है कि स्टाफ की जो कमी है वो मैंने कह दिया है ऑलरेडी अंडर एग्जामिनेशन है, क्योंकि हम भी ये समझते हैं जो आपका कंसर्न है। क्योंकि अगर ऑफसाइट कैंपस तो पहले इतने ज्यादा खोले गए, उस वक्त ये ध्यान में नहीं रखा गया कि खोलने का मकसद क्या है। खोलने का मकसद ये है कि हम वहां ज्यादा से ज्यादा तालीम दे सके। सिर्फ यही नहीं कि हम नाम पे खोलेंगे कि हाँ जी ऑफसाइट कैंपस जो है यहाँ पे सैंक्शन हुआ है, और फिर उसके अंदर जो स्टाफ चाहिए, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो जब अवेलेबल नहीं होता है तो मुश्किलें आ जाती है। लेकिन अभी ये 12 महीनों से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने कहा है डिमांड आती है अपग्रेडेशन की, न्यू ओपनिंग की, तभी हम कहते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है फिलहाल हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारा मेन मकसद है वो मेन मकसद है कि अच्छी से अच्छी तालीम मिल
मिल सके और जिस मकसद के लिए खोला गया है, जिस मकसद के लिए ऑफ साइड कैंपस दिया गया है, उसको मजबूत बनाए और जो वहाँ पे तालीम हासिल करने बच्चे आते हैं उनको सारी फैसिलिटीज वहाँ पे हो, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लेबोरेटरी की बात हो, वो सब चीजें हम करने के लिए कर रहे हैं कोशिश। इंशाल्लाह कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी और करने की जरूरत है। चाहूंगा मैम, एक बार जो कैंपसेस खोले गए हैं इनका नॉन ऑपरेशनल का एक और रीजन है, जो वहां पे सब्जेक्ट्स दिए गए, इट वाज मेयर क्लोनिंग ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम द मेन कैंपस। फॉर एग्जांपल अगर मैं भद्रवा में बात करूं, एमबीए खोला गया जहां पे इंडस्ट्रियल या कॉर्पोरेट सेटअप नहीं है। जहां पे रामनगर की बात करूं, एमसीए खोला गया जहां पे आईटी सेक्टर नहीं है। लिहाजा इन कैंपसेस के सब्जेक्ट को भी रीथिंक किया जाए और एज पर द लोकल डिमांड्स ही सब्जेक्ट हो। थैंक यू। ये पहले भी आया आपका सवाल, आप क्या पूछा, इसको क्या बताइए। लेकिन सर, भद्रवा यूनिवर्सिटी कैंपस में बीएड कोर्सेज जो है वो बंद किया गया है, इसकी मैं जानना चाहता हूं कि ये बंद क्यों किया है, इसको फिर दोबारा शुरू किया जाए। जी इंपॉर्टेंट विषय माननीय सुनील जी हाउस के ध्यान में लाए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट था जम्मू कश्मीर के लिए। 11 कैंपस टोटल हैं, 7 ओपन हो गए हैं और 4 अनाउंस हो गए लेकिन खुल नहीं पाए। पत्नीटॉप कैंपस, डोडा कैंपस, बिलावर कैंपस और सुरनकोट कैंपस। पर्पस ये था कि एक जम्मू प्रोविंस बड़ा स्पार्सली स्प्रेड था, तो उसके ऑफसाइड कैंपस खोलें जिससे हायर एजुकेशन को फिलिप मिल पाए। लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर ने खुद ही लकी पार्ट अपना पढ़ लिया। 2006 में, 2007 में, 2008 में खुले, लेकिन आज तक ये खुद ही पढ़ रही है। ये सरकार का जवाब है कि प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ रेक्टर्स एंड द टीचिंग फैकल्टीज अंडर कंसिडरेशन। 17 साल से अंडर कंसिडरेशन है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक पुरजोर अपील है कि गवर्नमेंट शुड ड्रॉप इट्स फुट डाउन। आपको बिल्कुल एक मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ आप एक मन बना लें और एक पॉलिटिकल विल बन जाए। इन कैंपसेस की हालत बहुत बुरी है साहब। मेरी विधानसभा में भी उधमपुर में ऑफ साइड कैंपस है। ऑल स्टाफ, जितना का जितना स्टाफ है सब कॉन्ट्रेक्चुअल है। एक रेक्टर डेपुटेशन पे यूनिवर्सिटी से आते हैं और कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस कहीं बन नहीं पाती। तो मेरा एक आपके माध्यम से फिर पुरजोर अपील इसमें आपसे कि सरकार इन ऑफ साइड कैंपस को फुली फंक्शनल कैंपस, और ये कैंपस एक तरीके की मिनी यूनिवर्सिटीज वहां पे फंक्शन कर सके, ना कि सिर्फ एक बोर्ड लग पाए। और उस वक्त की भारत सरकार की कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस की वो वाकई मौका पे जमीनी सतह पे एक्चुअलाइज हो पाए साहब। अमन कोचे जी। स्पीकर सर, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि एजुकेशन के रिलेटेड है, और हमारी गवर्नमेंट हो जाए सेंटर की, आज हो जाए पुरानी हो, तो सभी का एक मकसद है कि हम डोर स्टेप पे लोगों को बढ़िया से और हायर एजुकेशन दे सके। तो उसी के पर्पज के लिए ये कैंपस की कैंपस अनाउंस हुआ, और मैडम ने जैसे बताया कि 4 उसमें नॉन फंक्शनल है, जिसमें इंक्लूडिंग हमारा पत्नीटॉप जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है वो भी है। उसमें हमने लैंड भी ट्रांसफर कर दिया है, यूनिवर्सिटी को लैंड भी ट्रांसफर कर दिया। और मेन पर्पज, बाकी वालों का पर्पज अलग होगा, मेरा मेन पर्पज था वहां पे, क्योंकि हमारा विंटर जोन है और विंटर जोन के बच्चों को जब यूनिवर्सिटी आना है तो लगभग 6 महीने का फर्क रहता है। तो उसमें हमारा लाठी है, बसंतगढ़ है, इवन रामबन का एरिया है, हमारा सनासर का एरिया है, हमारा लद्दा मादा का एरिया है, या हमारा डोडा का ये वाली बेल्ट है। तो उन सभी के लिए एक सेंट्रल पॉइंट लोकेट किया गया कि यहाँ पे ये जो विंटर वाला इशू है वो भी सेटल हो जाएगा। और ये दूर दराज के बच्चे, बहुत से बच्चे, जैसे मेरे ऑनरेबल मेंबर्स ने बताया कि 95% कॉलेज के बाद ड्रॉप आउट रेट है। तो पर्पज यही था कि दूर दराज के गरीब परिवारों को, उन बच्चों को एजुकेशन चले, कोई बात नहीं है। तो लैंड आपको ट्रांसफर किया है, तो उसमें आप कब से और कब तक उसमें फंड रिलीज करके उसका कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चले आप छोटे। हाँ, यूनिवर्सिटी कैंपस का वहां पे इनॉग्रेशन भी की, नेम प्लेट भी वहां पे लगी, जो जिसका जिक्र अभी यहाँ पे हो रहा था 2008 में। लेकिन टिल डेट आज जो रिप्लाई आया है कि ऑपरेशनल नहीं है, मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहता हूं कि वो कब तक ऑपरेशनल होंगे। जब बाकी वाले अगर हो गए तो वो क्यों नहीं हो रहा है और कब तक करेंगे? सर, एक जो ऑनरेबल मेंबर जिनका ये क्वेश्चन था, उन्होंने सब्जेक्ट के बारे में बात कही है कि ये एज पर डिमांड होना चाहिए कि जहां जितनी डिमांड होगी, जितने बच्चे होंगे, उसके मुताबिक जो सब्जेक्ट वो चाहें वहां पे उस सब्जेक्ट की डिमांड होनी चाहिए और वही सब्जेक्ट वहां पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सर, ये बिल्कुल सही बात है, मैं भी ये मानती हूँ और मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि ऐसे में सब्जेक्ट मत खोलिए, इंट्रोड्यूस मत करिए जहाँ पे बच्चे ना हो। वो सब्जेक्ट रखने
या न रखने का कोई मकसद नहीं होता है और इस पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जगह पे हमने ये प्रोसेस किया हुआ है, जहां डिमांड हो सब्जेक्ट की वही सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे डिमांड नहीं होगी तो वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। दूसरी जो बात आई है, आप जरा मुझे सवाल जवाब तो देने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखा करें मेहरबानी करके। जब जवाब दे रहे हैं इतने में आपने सप्लीमेंट्री किए, मैंने सुने हैं, लेकिन अब जब मैं जवाब दे रही हूँ उसको सुनने के लिए थोड़ा पेशेंस रखा करें। दूसरा जो इन्होंने कहा है कि मनकोटिया जी ने कहा है कि पत्नीटॉप का कैंपस जो है वो 2008 में अनाउंस हुआ था। मैंने पहले ही कहा सरनकोट का भी 2008 में अनाउंस हुआ था, बिलावर कैंपस भी 2008 में अनाउंस हुआ था, डोडा कैंपस भी 2008 में अनाउंस हुआ था, लेकिन वो अभी तक नॉन ऑपरेशनल है। ये मैंने अपने जवाब में भी बताया है। और एक ऑनरेबल एमएलए ने कहा है कि 11 साल हो गए, 11 साल हो गए जैसे ऑपरेशनल जो कैंपस हैं, जैसे बदरवा है, कठवा है, उधमपुर है, किश्तवाड़ है, पुंछ है, रियासी है। उन्होंने कहा 11 साल हो गए, अभी तक भी वहां पे पूरा जो स्टाफ है वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। मैं भी यही कह रही हूँ कि 11 साल बहुत बड़ी बात होती है। 11 साल में जरा प्लीज, हाँ 18 साल बहुत बड़ी, जरा बैठिए प्लीज, जरा सवाल तो सुन लीजिए। 18 साल बहुत बड़ी बात होती है। 18 साल में होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, फैकल्टी भी होना चाहिए, हर एक चीज जो वहां पे अवेलेबल रखनी है कैंपस के जरिए वो होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, बदकिस्मती है। मैं भी यही कहूंगी कि होना चाहिए, लेकिन सर मैं तो इन 12 महीने की बात करूंगी जब से ये सरकार बनी है, जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। और 12 महीनों में हमारी कोशिश ये है, ये नहीं है किसी के लिए, लेकिन बच्चों के लिए, जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, हमारी कोशिश है कि वहां हर फैसिलिटी अवेलेबल रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, फैकल्टी रहे। और हमारा मकसद जो है कैंपस ऑफसाइट कैंपस खोलने का, वो मकसद पूरी तरह कामयाब हो जाए और हर सब्जेक्ट जिसकी डिमांड हो वो वहां पे इंट्रोड्यूस हो सके। हमारा ये नहीं है कि आपने क्या किया 18 साल में, क्या हुआ, अगर उस पे जाएंगे वो एक लंबा डिस्कशन खुल जाएगा, उस पे मैं जाना नहीं चाहती। लेकिन मैं एज एजुकेशन मिनिस्टर आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हमारी कोशिश है जितना हम बेहतर कर सके, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैकल्टी हो या बाकी फैसिलिटीज जो रखनी है, हम कोशिश करेंगे बजाय इसके कि हर जगह खोले रिबन काटे, बजाय इसके हम जो खुले हैं अभी तक उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सके। हो गया, आगे बुलाने दीजिए। एजाज अहमद जान साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, AQ नंबर 1285। मिनिस्टर इंचार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Honorable Speaker, sir, AQ number 1285, a total number of 6999 solar street lights are being procured during the year 2025-26, and in each constituency a minimum of 50 solar street lights are being provided. In addition, few lights are being installed in all migrant camps and in some border constituencies and areas of J&K state. In Puch district, the material has recently been delivered for further installation, which includes the Punch Haveli constituency as well. Therefore, the said constituency has not been ignored. B, a proposal of 70 number of solar street lights to be installed in Punch Haveli constituency has been received from the office of Honorable MLA. Against a quantity of proposed 70 SSLs, 50 number have already been delivered, and its installation shall shortly start. C, the installation of these 50 solar street lights in Punch Haveli constituency shall be completed within February 2026. D, at present, no proposal for the establishment of solar power plants in border villages has been formulated by the KEDA Science and Technology Department. पूछिए, सवाल पूछ रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, कि जो हमारे क्वेश्चन जाते हैं उनकी रिप्लाई जो है वो सही आना चाहिए।
आप बताइए कहाँ पर है? सर कश्मीर में, मैं वही बता रहा हूँ, कश्मीर में मैंने एक सवाल दिया था। छोड़ो पुराना, इस पर सवाल पूछिए। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मैंने उस पर लेटर लिखा है और वक्त आया हो सर, उस पर मैंने लेटर लिखा है, आपके सेक्रेटरीट ने लिखा है डिपार्टमेंट को। इस वक्त तक सर आज 4-5 महीने हो गए, उसका रिप्लाई नहीं आया। चलिए आप जिस सवाल का पूछिए। सर दूसरा इस सवाल पे आऊंगा सर। इस सवाल में भी आप देखिए जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई ठीक नहीं है। मैंने इनको पूछा कि पूरे रियासत में कितनी लाइट्स आई, इन्होंने लिखा कि लाइट्स 69999 और अपने जवाब में ये 4500 लाइट्स का बता रहे हैं कि कुछ में हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, कुछ में नहीं की है, लेकिन 2499 का पता ही नहीं है कहां पे है। और इस जवाब में सर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम ही नहीं है सर, आप कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनका नाम नहीं है। और रिप्लाई में लिखा है कि कुछ लाइट्स जो है वो स्पेशल बॉर्डर एरियाज के लिए रखी गई है। सर उसका नाम रिप्लाई में होना चाहिए। मेरा पहला सवाल इनसे है कि जो ये 2499 लाइट्स है वो कहां जा रही हैं? तो डिपार्टमेंट कह रहा है बॉर्डर एरिया। कौन सा बॉर्डर एरिया सर, वो थोड़ा सा स्पेसिफिक करें। सर मेरे एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है सर, जैसे ही आप देखते हैं हालात खराब होते हैं, हमें बॉर्डर एरिया में लाइट्स बंद करनी पड़ती हैं और गवर्नमेंट की और इवन जो डिफेंस पर्सपेक्टिव भी बंद करनी पड़ती है। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, लास्ट टाइम भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे एरिया में मखसूस बॉर्डर एरियाज में कुछ लाइट्स रखी जाए। और मैंने सर लेटर भी लिखा है डिपार्टमेंट को कि आप एक प्रपोजल बना लीजिए, लेकिन सर प्रपोजल बन नहीं रहा है। मेरी ये गुजारिश है जो रिमेनिंग लाइट्स है वो कहां पे है सर? चलिए बेटी है आपके पास ऑनरेबल स्पीकर सर, अब इनको स्पेसिफिक पूरी जम्मू कश्मीर की चिंता है या कॉन्स्टिट्यूंसी की, मैं वैसा ही जवाब देता हूं सर। एक जम्मू वर्सेस कश्मीर वर्सेस लद्दाख की बीमारी हमें बड़ी ज्यादा है उस तरफ खास करके, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बताऊंगा। कुछ वेंडर्स जो हैं वो थोड़े ढीले थे, उनको डांट दे दी गई है। कुपवाड़ा, श्रीनगर जो दूर दराज के एरियाज थे वहां पर इंस्टॉलेशन हो चुकी है, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग वेंडर्स हैं और इनको एक एक लाइट का हम हिसाब देंगे। जो मेरे मिनिस्टर बनने के बाद का हिसाब है वो एक एक लाइट का हिसाब मैं दूंगा और उसकी 5 साल की वारंटी भी देनी है। जो पहले से मैं उसमें अभी पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सर जो इनकी लेटर मेरे पास आई है वो इनके कहे गए स्टेशन पर जो इनका कार्यकर्ता है वहाँ 50 लाइटें डंप हुई हैं। 1-2 दिन में जहाँ ये बोले वहाँ हम डंप करा देंगे, लेकिन वेंडर ने अपने हिसाब से लगानी है और वो लग जाएंगे। सर मुझे तो पता नहीं है, शायद आज रात को वहाँ पे डिलीवरी हुई हो, मुझे पता नहीं है और कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन सर मेरी गुजारिश है जो 2499 लाइट्स हैं जो इन्होंने मेंशन की है बॉर्डर एरियाज के लिए, वो कहां पे दे रहे हैं? क्या हमें दे रहे हैं या कहीं दे दी है? और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी 2 दिन में वहां लग जाएगी जहां सर वो टोटल 50 लाइट्स है। हाँ। लेकिन 2499 लाइटों का एड्रेस ही नहीं है क्या? और इस लिस्ट में सर इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी नाम नहीं है, तो वो कहां पे लाइटें गई? बॉर्डर एरिया सर, अगर मेरी गुजारिश है, अगर बॉर्डर एरिया को कंसीडर किया जाए, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर एरिया सबसे सेंसिटिव और सबसे मुश्किलात वाला हमारा है। मेरी वही गुजारिश है, मैं बताइए कहाँ? कंफर्टेबल स्पीकर सर, आंधे ने आंधा बांटता है रेवड़िया, हाँ दे किसी को। मुझे ये बताए सर, ये क्या ये एक मिनट यार, इस रियासत में जहां जो चीज की जरूरत है उन चीजों को देना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है लाल चौक में हमें सोलर लाइट की जरूरत है, जम्मू में सोलर लाइट की जरूरत है जहां पावर नहीं है बिल्कुल, जो लोग बेचारे अभी भी अंधेरे में हैं। तो ये 50-50 किस लाख आप उन इलाकों में भेज दीजिए जहां पावर नहीं है। ये पुंछ में भी पावर है, बाकी जगहों पे, मेरे गुरेज में अभी पावर ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। व्हाई दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दोज एरियाज? क्यों 50-50 करके देते हो? ये क्या रेवड़ी अबाट? अच्छा बैठे नजीर साहब, लड़ाई नहीं, सवाल। सर मेरा क्वेश्चन है, इनके सवाल सही सर, ये सही बात है सर, ये सही बात है कि बॉर्डर एरियाज में हमारे कुछ अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज है। मेरी कंस्टिट्यूंसी में जुमगढ़ का एरिया अनइलेक्ट्रिफाइड है, बिजली नहीं है वहाँ पे। केरन में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली अभी नहीं है।
मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, उन एरियाज को आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए पहले, जहां जहां आप पावर नहीं है, बिजली नहीं है, उन एरियाज को पहले कवर कर लीजिए। ये आ गई है, सजेशन आ गई है आपको प्रेफरेंस। आप मेरा सुनिए ना मेरी बात, आप तशरीफ रखिए ना, इस तरह से नहीं होगा। कितने लोग खड़े हैं, मैं कितने लोगों की बात सुनूंगा? 5 लोग एक ही पार्टी के खड़े हैं, बैठे ना बैठे। प्लीज टेक कुर्सी, प्लीज टेक कुर्सी, आप टेक कुर्सी। आपकी बातें आ गई, मैं भी बात करूंगा, आपकी बातें आ गई। मिनिस्टर साहब आप सुनिए मेरी बात, ये कंसर्न ठीक है, जहां पर बिजली का इंतजाम नहीं है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन एरियाज को, ये जरूरी है। ये अच्छी सजेशन है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो इसके साथ ही मैं बुलाता हूं अब्दुल मजीद भट्ट साहब को, पूछे सवाल। नंबर 14 मिनिस्टर इंचार्ज नंबर 14 मिनिस्टर इंचार्ज RDD। AQ number 14, sir. The government of Jammu and Kashmir पास SO 53 of 2025 dated 27 to 2025 issued by Planning and Monitoring Department has frozen the boundaries of district tehsil, municipalities, towns, revenue villages and other administrative units across the Union Territory of Jammu and Kashmir with effect from 1/7/2025 till the completion of Census 2021. It's up to mention here that as per the Section 2 Jammu and Kashmir Panchayat Raj Act 1989, the delimitations of the Panchayat Halkas is based on the population figures. As such, the delimitation may be carried out only after the completion of Census 2021. The government is committed towards fairness and distribution of resources based on justice and equity. Besides, the government is serious about the development of Panchayat Halkas and their rationalization with the CD blocks on the basis of proximity, geography and access of the people to the government institutions and public service. हाँ, पूछ रहे हैं, हाँ पूछिए। सर, इससे पहले भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने श्रीनगर में भी मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, वहां पे भी यही एश्योरेंस दी थी। मगर ये जो गांव है वाटीहल, नागरस, बड़वनी वगैरह, ये बिल्कुल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मगर तहसील भी काजीगुंड है और डिस्ट्रिक्ट इसका जो है वो अनंतनाग है। इसको रखा गया है ब्लॉक पॉइंट और दिलसर में, जो कुलगाम के साथ है। मेरे कहने का ये मतलब है कि इन एरियाज को ये बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जा रहे हैं, हर जगह पे ये नेग्लेक्ट हो रहे, कोई वहां पे डेवलपमेंट वर्क नहीं होता है क्योंकि ये नेग्लेक्ट हो जाते हैं, वो पे वहां पे टेल एंड पर है। तो ये बिल्कुल काजीगुंड के साथ है, इन को काजीगुंड के साथ जोड़ा जाए। इन दो 3 गांव है टोटल, तो उनको अगर उससे जोड़ा जाएगा तो वहां पे डेवलपमेंट का काम भी हो जाएगा और बाकी वहां पे जो भी प्रोसेस हो रहा है तो वो उसका फायदा उठाएंगे। चलिए, हो गया। The question hour is over. ठीक है सर, एक इम्पोर्टेंट विषय है स्पीकर साहब, चूंकि मुख्यमंत्री जी हाउस में हैं, तो अभी जो हमारा यूटी का टैक्स का है या हमारा डिस्ट्रिक्ट का टैक्स का बजट है, तो ऑफिसर जो आपके मतलब पर्सनलाइजिंग में है वो फोन करके बताते हैं कि एमएलए साहब अपना प्लान बता दीजिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से रेटिंग जाना चाहिए कि कोई भी लास्ट ईयर का भी प्लान जो है वो एमएलए के साथ कंसल्ट करके नहीं बना है और इस साल फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है। तो दूसरा सर, आज तो ग्रांट्स है ना, उन पर बात कीजिए। मैं कहता वही ग्रांट्स है, आज ग्रांट्स पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अलग बहस नहीं। मुतालबात ज़र पर तो आज बात होगी। नो 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 देयर इज नो 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 अभी इन पर बहस हो रही है। बोलिए, दोनों सब बोलिए।
वजह से सीएम साहब का, होम मिनिस्टर का, एलजी साहब का, खासकर हमारे सीएम साहब का मैं शुक्रिया पत्री के मुतालिक और भी सारे जो टूरिस्ट। अच्छी बात, अच्छी बात, चलिए अच्छी बात। नहीं क्या काले का टेंशन की बात नहीं है आज नहीं है, आज ग्रांट्स है। 30 सेकंड सिर्फ। सर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हड़ोग इलाके में सर ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है और वहां पिछले 7 दिनों से सर ट्रांसपोर्टर्स को हरासा किया जा रहा है। मेरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हड़ोग में ट्रांसपोर्टर्स की वो स्ट्राइक खत्म करने में जिप्सम माइनिंग का जो वहां पे हमारा वो एक्सप्लोशन होता है वहां पे उनको हरास किया जा रहा है। आ गई आपकी बात, आ गई। आपसे सर, आप कस्टोडियन है, मैं आपकी नोट्स में बात लाना चाहता हूँ, आप कस्टोडियन इस हाउस की। सर मैं भी एक मेंबर हूँ, चुन के आया हूँ। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जब से बजट यहाँ पेश हुआ सिर्फ 2 मिनट में बोला हूँ, आज तक सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा लगा है। सर मेरी बात आप सुन लीजिए सर प्लीज। सिर्फ एक क्वेश्चन लगा है, एक भी सप्लीमेंट्री आज तक मुझे नहीं मिला है, सिर्फ 2 मिनट में बोला हूँ सर। यहाँ से पता नहीं लिस्ट कैसे जाती है। नहीं, मैं सवाल है कि आपकी पार्टी की तरफ से, सुनिए मेरी बात, मेरे पास एक लिस्ट आती है कौन बोलने वाले हैं, क्योंकि ये फैसला, आप सुनो ना मेरी बात, मैंने देखो मेरी बात सुनो, कैसर साहब बात सुनो, मैंने सेंट्रलाइज पावर्स को नहीं किया है, मैंने डिसेंट्रलाइज करके पार्टी से ही गुजारिश की है कि वो अपने स्पीकर्स का नाम मुझे भेज दे। जो नाम मेरे पास आते हैं, कल जितने भी नाम आए आपकी पार्टी की तरफ से, सबने बोला, कोई नहीं रहा बोले बगैर। ये मुझे फैसला नहीं कर रहे हैं, ये आपकी पार्टी को फैसला कर रहे हैं। तशरीफ रखिए, बस मैंने बताया मुझे फैसला नहीं करना। ना चला तशरीफ रखिए आप, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। सर, I rise to move that a sum not exceeding the aggregate amount mentioned in demands number 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 19, 20, 24, 31 and 33 be granted to the government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2027 in respect of heads indicated in the list of business against each demand. Sir, I also move that a sum not exceeding the aggregate amount mentioned in supplementary demands numbers 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 30, 32, 35 and 36 be granted to the government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2026 in respect of heads indicated in the list of business against each demand. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से मुतालबात ज़ार नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 19, 20, 24 और 31 और 33 नीज ज़िमनी मुतालबात ज़ार नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 24, 30, 32, 35 और 36 पेश हुए हैं। इस सिलसिले में जनाब मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जनाब बलवंत सिंह मनकोटिया, जनाब सज्जाद गनी लोन, मीर मोहम्मद फयाज, श्री पवन कुमार गुप्ता, श्री शक्ति राज परिहार, श्री सतीश कुमार शर्मा, श्री मोहनलाल भगत, जनाब शबीर अहमद कुले, जनाब युद्धवीर सेठी, ठाकुर रणधीर सिंह, शेख खुर्शीद अहमद, जनाब वहीदुर रहमान परा, आगा सईद मुंतजिर मेहदी, श्री बलदेव राज शर्मा, जनाब दर्शन कुमार, मिस शगुन परिहार, जनाब कुलदीप राज दुबे और जनाब सुरेंद्र कुमार की तरफ से कट मोशंस मौसूल हुई हैं, जिनको वक्त बचाने के